देश की राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 48 घंटे पहले 3 बच्चों की आईएएस एकेडमी या कहें इंस्टीट्यूट में बेसमेंट में पानी भर जाने की वजह से हुई मौत के बाद अब आखिरकार 48 घंटों के बाद एमसीडी का एक्शन शुरू हुआ है, वो भी बुलडोजर के साथ। सीधी तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है एमसीडी के द्वारा। सामने की तरफ जो इंस्टीट्यूट है उसके सामने के हिस्से में गेट के बाहर के हिस्से को तोड़क कार्रवाई के रूप में यहाँ पर अंजाम दिया गया है। और ऐसे में लगातार भारी विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है, राजनीति भी हो रही है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। छात्र हमारे बाईं साइड में यहाँ पर लगातार विरोध अपना दर्ज करा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर कि इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन यह एक्शंस क्या ये इंसाफ दिला पाएगा या बड़ी कार्रवाई हो कि आगामी भविष्य में ऐसे हादसे ना हो सके। कैमरामैन दीपक साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुई घटना के बाद से दिल्ली में सियासत गरमाई हुई है और ऐसे में एलजी दफ्तर के बाहर पर यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर के बाहर यानी आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के समर्थक और यहाँ पर विधायक जो है वो मौजूद है और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, यहाँ विरोध कर रहे हैं क्योंकि इनका ये आरोप है कि एमसीडी और दिल्ली सरकार में तमाम कार्यों के लिए एलजी इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि उन्हीं के कहने पर तमाम एक्शंस होते हैं। और आज जिस तरीके से खबर आई है कि एमसीडी कमिश्नर ने 2 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया है, लेकिन जनता जो है वो लगातार इस तरीके की घटना पर विरोध करती हुई नजर आई और एमसीडी के साथ साथ जो है दिल्ली सरकार पर भी निशाना साधा। आखिर इन विद्यार्थियों की समस्या का निदान क्या सड़क पर इस तरीके से प्रोटेस्ट कर होगा या फिर एक्शन लेने से होगा। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। दिल्ली के राजेंद्र नगर हादसे के बाद नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। 40 घंटे से ऊपर का वक्त बीत चुका है और छात्र लगातार सड़कों पर बैठ करके प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ उंगली उठा रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर उंगली उठा रहे हैं। ऐसे में जहां मनोज तिवारी जो बीजेपी सांसद हैं वो छात्रों के लिए संवेदनाएं व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती अपने निजी लेवल पर इंस्टीट्यूशनल एरिया में जाकर के औचक निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे इस मामले में हालांकि कार्रवाई भी होगी और जांच भी होगी, लेकिन उनका क्या, जिन 3 छात्रों की जिंदगी उनकी सांसों के साथ साथ उनकी जिंदगी के अध्याय भी बंद हो गए। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ में मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों की डूबने से जो मौत हुई उस पर अब एमसीडी का एक के बाद एक एक्शन सामने आ रहा है। एमसीडी ने न सिर्फ बुलडोजर बाकी इंस्टीट्यूट पर चलवाया है क्योंकि बड़े पैमाने पर वहां अवैध निर्माण की खबरें थी, हालांकि इससे पहले जो है जिस तरीके से पानी जो है वो सीवर या नाला फटा है उसकी शिकायत पहले ही कई बार वहां के स्थानीय लोग और छात्र कर चुके हैं, लेकिन एमसीडी ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन जब 3 छात्रों की मौत हो गई उसके बाद अब एमसीडी का एक के बाद एक एक्शन सामने आया। एमसीडी ने न सिर्फ जो असिस्टेंट इंजीनियर था उसे बर्खास्त किया, उसकी सारी सेवाएं रद्द कर दी, बल्कि जो जूनियर इंजीनियर था उसको भी नौकरी से हटा दिया। वहीं दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर आज प्रदर्शन किया। दिल्ली बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को इस पूरे मामले पर जिम्मेदार ठहरा रही है और इस्तीफे की मांग कर रही है, क्योंकि दिल्ली बीजेपी का ये कहना है कि एमसीडी में अब शासन आम आदमी पार्टी का है। हालांकि इस्तीफे की मांग कर रही है, यानी सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन सब मसलों का हल कैसे निकलेगा। कैमरामैन संजय के साथ दिव्यांग, दिल्ली, न्यूज़। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत का मामला आज संसद में भी उठाया गया। संसद में भारतीय जनता पार्टी सांसद बांसुरी सुराज ने सदन के सामने इस मामले को रखा और इस हृदय विदारक घटना करार दिया। हालांकि लोकसभा में बांसुरी सुराज ने कहा कि दिल्ली सरकार की आपराधिक लापरवाही की वजह से छात्रों की जान गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की आपराधिक कार्रवाई की वजह से ही इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। उन्होंने आरोप लगाया कि 1 दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में
उन्होंने आरोप लगाया कि एक दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता का सुख भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। वहीं संसद में दिल्ली ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, यह निसंदेह शर्मनाक है। इन युवाओं के सपने चकनाचूर हो गए और उनके परिवारों की उम्मीदें खत्म हो गई। यह देश और उनके भविष्य के लिए बेहद दुखद है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लोकसभा में कहा, यह गंभीर समस्या है। 3 छात्रों की मौत की घटना दर्दनाक है। आखिर प्लानिंग की जिम्मेदारी तो अधिकारियों की है। हम तो यूपी से देख रहे हैं, जहां अवैध कुछ होता है तो बुलडोजर चलता है। क्या दिल्ली सरकार इस पर बुलडोजर चलाएगी? इसके अलावा पप्पू यादव ने तान्या की मौत पर कहा कि कोचिंग में सुरक्षा की व्यवस्था का न होना, मानक न होना, इन्हीं वजहों से यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि सभी नेताओं ने इस पर एक निष्पक्ष जांच की मांग की और जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हो उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा हो, इस बात की भी मांग की गई। प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। यूपी विधानसभा सत्र के पहले दिन आज सदन के भीतर जमकर हंगामा देखने को मिला। सदन के भीतर विपक्ष ने जमकर नारेबाजी भी की। दरअसल जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, सपा विधायक वेल में आ गए और जमकर हंगामा किया। बिजली व्यवस्था, कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। कई विधायक सरकार विरोधी पोस्टर लेकर विधानसभा पहुंचे। सदन की कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए मंत्रियों का परिचय भी करवाया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य गंभीर मुद्दों का सामना कर रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है और सरकार सदन में किसी भी विषय पर चर्चा को पूरी तरह से तैयार है। खास बात ये भी रही कि आज सदन की कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक साथ साथ दिखाई दिए, जिसने फिलहाल नाराजगी की खबरों पर विराम लगा दिया है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है। खास बात यह है कि एक तरफ जहां खबरें हैं कि संघ बीजेपी से नाराज है, वहीं आज 11 अशोक रोड यानी बीजेपी का जो पुराना मुख्यालय है वहां पर बैठक होने जा रही है और उसमें संघ के कुछ वरिष्ठ नेता और बीजेपी के हरियाणा से जुड़े हुए नेता बैठेंगे और हरियाणा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विप्लव देव जो कि प्रभारी हैं, भूपेंद्र यादव जो कि इंचार्ज बनाए गए हैं, ये सभी उसमें रहेंगे। संघ की तरफ से प्रांत प्रचारक, संगठन महामंत्री और साथ ही इसके अलावा अरुण कुमार जो कि बीजेपी और आरएसएस में समन्वय का काम देखते हैं, वो भी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की कार्य समिति की बैठक बुलाई, जिसमें पिछड़े वर्ग को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने की रणनीति पर मंथन हुआ। दरअसल उत्तर प्रदेश भाजपा की कार्य समिति की बैठक में इस बात पर चर्चा हुई थी कि पार्टी से पिछड़ों और दलितों के अलग होने से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में ये भी तय हुआ था कि अलग अलग प्रकोष्ठों को ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो अलग अलग जातियों को पार्टी से जोड़ने में अपनी भूमिका निभाएं। इसी के तहत आज लखनऊ में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की कार्य समिति की बैठक बुलाई गई। इसमें पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। इसका उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने किया और बाद में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इस कार्य समिति का हिस्सा बने। इस कार्य समिति में ये तय हुआ कि पिछड़े वर्ग की अलग अलग जातियों को बीजेपी से जोड़ने के लिए पार्टी का संगठन एक मुहिम चलाएगा, जिसमें संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। बीजेपी केंद्रीय आलाकमान ने डॉक्टर दिलीप जायसवाल को बिहार बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया है। अध्यक्ष बनाए जाने के बाद दिल्ली से जायसवाल पहली बार पटना लौटे तो उनके साथ स्वागत में देखिए किस तरीके से पूरे शहर में एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी दफ्तर तक लगातार उनका स्वागत समर्थकों ने किया है। आप देखिए खुली मंच पर, खुले जीप वाली मंच पे सम्राट चौधरी हैं, साथ में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा हैं, मंगल पांडे दिख रहे हैं और लगातार दिलीप जायसवाल का हर तरफ स्वागत किया गया है। और इस तरीके से जो सब बीजेपी कार्यकर्ताओं को पास साफ रूप में दिखने मिल रहा है, ढोल है, नगाड़े हैं और साथ में बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो यहाँ पे सामने दिखे हैं। और इस तरीके से ये जो कारवां है वो बीजेपी दफ्तर की ओर बढ़ता दिख रहा है। और इस तरीके से जो समर्थक हैं, जो यहाँ पे उनके समर्थक जो कार्यकर्ता थे वो काफ़ी उत्साह में थे। इस दौरान काफ़ी जगहों पे वर्षा की गई है जेसीबी के साथ, लगातार कई जेसीबी के साथ यहाँ मौजूद रहे थे। और इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया जाता है। कैमरामैन सलीम पटना। ऐसा लगता है चुनाव से पहले
महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार शिकार पर निकल पड़े हैं। शरद पवार जहां भी जाते हैं विरोधी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भगदड़ मच जाती है और वो अपनी पार्टी छोड़कर शरद पवार गुट में शामिल हो रहे हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल अजीत पवार की एनसीपी का है। अजीत पवार के ज्यादातर नेता और कार्यकर्ता शरद पवार गुट में आना चाहते हैं। अगर शनिवार की बात करें तो शनिवार को शरद पवार का छत्रपति संभाजी नगर में कार्यक्रम था और वहां पर जो परभनी के विधायक थे बाबा दुर्रानी, वो शरद पवार गुट में शामिल हो गए, जबकि वो अजीत पवार के काफ़ी करीबी माने जाते थे, मुस्लिम चेहरा थे। जबकि पुणे और उसके आसपास अजीत पवार का अच्छा खासा प्रभाव है। जानकार कहते हैं कि चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कोई बड़ा खेल हो सकता है। अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। विवादित ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर और उनके परिवार पर जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कसते जा रहा है, तो वहीं अभी भी पूजा खेड़कर नॉट रीचेबल है। पूजा खेड़कर पर लगे आरोपों की जांच के लिए एक सदस्य पैनल ने अपनी रिपोर्ट DOPT यानी कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सौंप दी है। पूजा खेड़कर पर लगे आरोपों की जांच के लिए केंद्र ने सिंगल मेंबर कमेटी बनाई थी। यह जांच DOPT के अतिरिक्त सचिव मनोज द्विवेदी ने किया है। इस पूरे मामले में पूजा खेड़कर का पूरा परिवार भी जांच के दायरे में है। इससे पहले पुणे पुलिस ने पूजा के माता पिता की वैवाहिक स्थिति पर एक रिपोर्ट जो है महाराष्ट्र सरकार को सौंपी थी। पुलिस के अधिकारी की माने तो कानूनी रूप से पूजा के माता पिता जो हैं वो अलग हो चुके हैं। कैमरामैन राजेंद्र के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। बिहार में 65% आरक्षण लागू करने के मामले में नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें सितंबर महीने में विस्तृत सुनवाई होगी। आपको बता दें कि नीतीश सरकार ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% करने की मंजूरी दी थी और 9 नवंबर 2023 को यह कानून पारित किया गया था। बिहार सरकार ने पिछले साल ही जातीय जनगणना कराई थी और उसके बाद इसी आधार पर ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा, दलित और आदिवासियों का आरक्षण दायरा बढ़ाकर 65% करने का फैसला लिया था, जिसे पटना हाई कोर्ट ने पिछले दिनों सुनवाई के बाद रद्द कर दिया था। और इसी फैसले के खिलाफ नीतीश सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी और जहां पे आज सुनवाई हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिहार सरकार के जो याचिका थी उसे तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन पटना हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। कैमरामैन सनिता अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली है। चौंकाने वाली बात है कि यह धमकी दौसा के सेंट्रल जेल से मिली है, जहां के एक कैदी ने आधी रात को करीब 2 बजे जयपुर के पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी है। जब लोकेशन की ट्रेस हुई तो लोकेशन का पता सेंट्रल जेल मिला। उसके बाद आनन फानन में कार्रवाई हुई और इस कैदी का पता चला। इसके बाद पूरा जेल प्रशासन भी हरकत में आ गया है और जेल से करीब 1 दर्जन से भी ज़्यादा मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड मिले हैं। जांच के दौरान इस कैदी के बारे में पता चला है कि वह हत्या के एक मामले में सजा भुगत रहा है, दार्जिलिंग का रहने वाला है। फिलहाल तो राज्य सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जेल के अधीक्षक और सुरक्षा प्रहरी को बर्खास्त कर दिया है और पूरे जेलों में अब कैदियों के जांच की भी बात कही है। सरकार का यह कहना है कि जेलों में अक्सर मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड मिलते हैं, तो ऐसे में अब एक मैकेनिज्म बनाकर इसे रोकने की वह पूरी कोशिश करेगी। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। आतंकी हमले की आशंका के चलते पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय हाई अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर जवानों से कहा गया है कि आप लोग एक्स्ट्रा अलर्ट रहिए, क्योंकि लगातार जो आतंकी हैं वो बॉर्डर के नजदीक पहुंचे हैं ताकि उन्हें एक मौका मिले वो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सकें।
अगर आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ करने में कामयाब होते हैं, ये वो बहादुर जवान है जो बनेंगे आतंकियों का काल। ये देखिए, ये है जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान, अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। इन जवानों का यही मकसद है कि अगर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी हमारी सीमा में दाखिल होते हैं, एक गोली से एक आतंकी का काम तमाम किया जाए। बीएसएफ के जवान हो, भारतीय सेना के जवान हो, वो भी बेहद ज्यादा अलर्ट हैं और लगातार दुश्मन यानी पाकिस्तान की हर एक नापाक साजिश को नाकाम कर रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सांबा सेक्टर। गुजरात में मॉनसून की मार के साथ विपक्ष का वार, तेज बारिश में लोग मर रहे हैं। शक्ति सिंह गोहिल ने लगाया राज्यसभा में आरोप, कहा डिजास्टर मैनेजमेंट पूरी तरह से फेल है और सरकारी मशीनरी भ्रष्टाचार में लिप्त। गुजरात में एक तरफ जहां आसमानी आफत से आधे से ज्यादा गुजरात में जल जमाव की स्थिति, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने गुजरात में आई बाढ़ को सरकारी भ्रष्टाचार का परिणाम बताया है। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने राज्यसभा में गुजरात सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट को पूरी तरह से असफल बताया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि गुजरात में बाढ़ पीड़ितों को ना ही राहत दी जा रही है और ना ही उनका पुनर्वसन किया जा रहा है। जबकि विपक्ष के इस आरोप को पूरी तरह से झुठलाते हुए सरकार का कहना है कि सरकार के अधिकारी और मंत्री खुद बाढ़ग्रस्त इलाकों में जाकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। गुजरात में अब तक सीजन की 55% के आसपास बारिश दर्ज हुई है। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक इस बार बारिश के सीजन में करीबन 65 लोगों की अलग अलग वजहों से मौत हो गई है। वहीं कई पशु पानी के तेज बहाव में बह गए हैं। सौराष्ट्र के किसानों को काफी ज्यादा फसल का नुकसान भी उठाना पड़ा है। कैमरा विभाग साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। कश्मीर घाटी में जुलाई की शुरुआत से ही गर्मी का मौसम अपने चरम पर नजर आ रहा है और हालत ये हो गई है कि गर्म मौसम के चलते हीट वेव ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है और कश्मीर घाटी में जुलाई के महीने में इतनी गर्मी अब रिकॉर्ड की जा रही है कि पिछले 100 वर्षों से अधिक पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं। और बीती रात यहाँ श्रीनगर में और कश्मीर घाटी के अधिकतर इलाकों में मिनिमम तापमान 24.8 डिग्री पर रिकॉर्ड किया गया है, जो 132 साल के बाद कश्मीर घाटी में इतना तापमान देखा जा रहा है। और दिन में कल जो है श्रीनगर में तापमान 36.2 पे रिकॉर्ड किया गया था। ये भी पिछले 25 वर्षों के दौरान दिन का सबसे अधिक तापमान यहाँ पर जुलाई में रिकॉर्ड किया गया है। और लगातार बढ़ती इस गर्मी और हीट वेव के चलते यहाँ पर लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24।